नमस्कार दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में अपन ने कक्षा द्वादशी व्यवसाय अध्ययन जो पुस्तक है उसका अध्याय 2 के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। ठीक है, अपन ने जो भी इसके सिद्धांत वगैरह थे, प्रबंध के सिद्धांत में सिद्धांत को पढ़ लिया था, प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में जानकारी ले ली थी। ठीक है, इसकी क्या डिफाइन है वो पढ़ लिया था। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति कैसी होती है इसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। फिर अपन प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, टेलर की पृष्ठभूमि। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म 1856 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में हुआ था और उनका निधन 1915 में हुआ। वे अपने समय के महान अभियंता, शोधकर्ता और प्रबंधन विचारक माने जाते हैं, जिन्होंने प्रबंध को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया। सीधी सी बात है कि जो टेलर है, ठीक है ना, तो टेलर ने मैनेजमेंट को कला नहीं बल्कि विज्ञान कहा है। उसका मानना था कि हर काम को करने का सबसे एक क्या होता है, अच्छा तरीका होता है और सबसे सस्ता तरीका भी होता है। ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें किसकी, टेलर की, तो उन्होंने 1911 में अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। ठीक है, जिनमें उन्होंने अपने क्या बताए, सिद्धांत बताए प्रबंध के। तो उस किताब का नाम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो उन्होंने पहली बार क्या किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग किया, जिसने पूरी औद्योगिक दुनिया की सोच को क्या कर दिया, बदल दिया। इसलिए उन्हें अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, इसके बारे में अपन ध्यान रख सकते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करें वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा। टेलर के अनुसार क्या है वैज्ञानिक प्रबंध? ठीक है, तो अगर अपन बात करें वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है यह स्पष्ट रूप से जानना कि कर्मचारियों से क्या करवाना है और उससे सबसे श्रेष्ठ व सबसे सस्ती विधि कौन सी होगी, है कि नहीं है। मतलब अगर अपन ये दूसरे शब्दों में बात करें, प्रबंध को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि कर्मचारियों से क्या करवाना है और वह कार्य सबसे उत्तम व सस्ते तरीके से करवाना चाहिए, ताकि अपनी कॉस्ट क्या है, लागत क्या है, कम से कम आए और लाभ क्या हो, अधिक हो। जैसे अगर अपन बात करें एक उदाहरण की, एक शिक्षक को पता होता है कि 1 घंटे में 10 प्रश्न करवाने हैं, है कि नहीं है, तो हर मिनट को प्लान करके पूरा करवाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, अब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसी से ही सीधा क्या उठता है, प्रश्न उठता है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो अपन को पढ़ के ही जाना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। सबसे पहला लिखा हुआ है विज्ञान पद्धति, न कि अंगूठा टेक नियम या शासन बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, विज्ञान न कि अंदाजा लगाना। टेलर ने क्या कहा है आपको पता है, काम अनुमान से नहीं करना है, अपन को कैसे करना है, विश्लेषण से करना है। पहले मजदूर अपने अंदाज से काम करते थे, कोई कहता था मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, ठीक है ना, और अगर टेलर की बात करें तो टेलर ने प्रयोग करके सिद्ध किया कि एक व्यक्ति औसतन 21.5 किलो ही क्या कर सकता है, वजन को प्रभावी ढंग से उठा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य को करने की विधि वैज्ञानिक अध्ययन, अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए, न कि अनुमान या परंपरागत अनुभव। ठीक है, जिसको रूल ऑफ थंब कहते हैं। प्रबंधक और कर्मचारी दोनों मिलकर यही निर्धारित करना चाहिए कि कौन सा तरीका कार्य को सबसे तेजी, सटीकता और न्यूनतम लागत पर पूरा कर सकता है। ठीक है, उदाहरण अभी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, यही क्या था, वैज्ञानिक विश्लेषण का परिणाम था। दूसरी अगर अपन बात करें इसमें क्या अपन को समझ में आया, अपना मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, काम में क्या लगानी चाहिए, साइंस लगाना चाहिए, विज्ञान लगाना चाहिए। अपन को गैस वर्क से काम नहीं करना चाहिए। अनुमान से अगर अपन काम करते हैं तो हो सकता है कि काम क्या हो जाए, अपना फेल हो जाए। उसके बाद में अपन बात करते हैं सहयोग न कि टकराव के बारे में। ठीक है, सीधी सी बात है कि टेलर ने कहा है कि मालिक और मजदूर एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। क्या है वो, एक टीम है जिन्हें एक ही लक्ष्य को क्या करना है, मतलब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक और श्रमिकों के बीच विश्वास, आपसी समझ और सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। ठीक है, आपसी जो भी तालमेल है वो सही होना चाहिए। दोनों को ये समझना चाहिए कि एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब है एक दूसरे से ही वो क्या कर सकते हैं, काम अपना चला सकते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इससे संगठन में टीम भावना क्या होगी, विकसित होगी और साथ में उत्पादन बढ़ेगा, लागत भी कम आएगी, जो भी रिसोर्सेज वगैरह है, ठीक है, जो भी संसाधन वगैरह है वो भी क्या होंगे, कम वेस्ट होंगे, तो लाभ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कंपनी है, कंपनी बोनस दे, ठीक है, और मजदूर खुशी से ज़्यादा मेहनत करे, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मिलजुल बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, सहयोग न कि व्यक्तिवाद।
अगर सहयोग न की व्यक्तिवाद की बात करें तो एक उदाहरण लेते हैं। सोचो अगर क्रिकेट टीम में हर खिलाड़ी बोले मैं ही हीरो हूँ, तो टीम तो हार जाएगी, है कि नहीं। सब अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे। वैसे ही संगठन में भी सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई अपनी अकॉर्डिंग काम करेगा तो कभी भी सही तरीके से क्या नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। अगर हम फैक्ट्री में कोई नई मशीन लगाने जा रहे हैं तो पहले मजदूर से क्या लेंगे, अपन राय लेंगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉपरेशन बोलते हैं, सहयोग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। यह सिद्धांत सहयोग न कि टकराव का विस्तारित रूप है। इसका तात्पर्य है कि प्रतियोगिता या अलग अलग काम करने की बजाय साझेदारी और सहभागिता से क्या होनी चाहिए, काम होना चाहिए। श्रमिकों के सुझावों और विचारों को महत्व देकर उन्हें निर्णय प्रक्रिया में क्या किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। अगर अपन श्रमिकों को साथ में शामिल करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, और अच्छी तरीके से काम करेंगे, वफादारी से काम करेंगे। इससे वे संगठन के प्रति अधिक वफादार और समर्पित बनते हैं। एग्जाम्पल अभी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं स्मृति के लिए विकास। ठीक है, अब सीधी सी बात है, टेलर का मानना था कि हर कर्मचारी का पूरा क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, चाहे वह प्रशिक्षण हो, कौशल हो या आत्मविश्वास हो। जैसे अगर अपन उदाहरण की बात करें, कोई कंपनी अपने मजदूरों को मशीन चलाने की ट्रेनिंग देती है तो उसकी क्षमता और वेतन दोनों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इससे अपन को क्या समझने को मिला, जब कर्मचारी कुशल होगा तो संस्था सक्सेस जल्दी होगी, है कि नहीं है। अगर कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं करेगा तो जो भी संस्था है वो सही तरीके से क्या नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विकास होना आवश्यक है ताकि उसकी दक्षता, कौशल और क्षमता का अधिक क्या किया जा सके, उपयोग किया जा सके। अगर अपन किसी भी व्यक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं अपनी संस्था में तो अपनी लागत क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी। वो दिन भर अगर 10 घंटे वो काम कर रहा है, 5 घंटे ऐसे ही बैठा है और 5 घंटे ही काम कर रहा है, तो इससे पूरा काम सही तरीके से नहीं होगा, है कि नहीं है। इसलिए कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन, उचित प्रशिक्षण और कार्य का सही वितरण किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सकें, सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकें। तो सारांश के रूप में अपन क्या बोल सकते हैं, टेलर के ये सिद्धांत किस बात पर जोर देते हैं, संगठन की सफलता केवल प्रबंधन की नहीं है बल्कि प्रबंधक और कर्मचारी दोनों की साझेदारी, दोनों की साथ में जिम्मेदारी होती है। ठीक है, यदि कार्य वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, सहयोग की भावना बनी रहे और प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का सही उपयोग हो तो दक्षता, उत्पादकता और लाभ तीनों अपने उच्चतम स्तर पर क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। नहीं तो थोड़ी और क्या आ सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों के बारे में। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध की टेलर ने कुछ क्या बताइए, तकनीकें बताइए जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जो काम की उत्पादकता है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला लिखा हुआ है कार्यात्मक पर्यवेक्षण प्रणाली बोल सकते हैं इसको, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, क्रियात्मक फॉर्मेनशिप बोल सकते हैं। दोनों ही बात क्या है, सेम है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, टेलर ने कार्य को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, एक तो प्लानिंग में बांटा है, एक प्रोडक्शन में बांटा है। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तो योजना, एक काम का निष्पादन। यह टेलर द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें योजना और निष्पादन को अलग अलग विभागों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य काम में विशेषज्ञता लाना है और कर्मचारियों की दक्षता को क्या करना है, बढ़ाना है। इसके तहत 8 फोरमैन ने सुपरवाइजर नियुक्त किए जिसमें 4 नियोजन विभाग में है, 4 उत्पादन विभाग में है। ठीक है, मतलब एक बॉस है, उसके नीचे 8 छोटे छोटे क्या होंगे, बॉस होंगे। जैसे स्कूल में अलग अलग टीचर है, मैथ्स के सर है, हिंदी के सर है, साइंस के सर है। हर काम के लिए एक विशेषज्ञ पर्यवेक्षक होता था या होता भी है। ठीक है, अब नियोजन विभाग में क्या होता है, निर्देश कार्ड क्लर्क होता है। श्रमिकों के लिए कार्य करने की विस्तृत निर्देश सूची तैयार करता है ताकि भ्रम की स्थिति ना बने। सबको अपने अपने काम के लिए दिशा निर्देश देना ताकि कौन सा औजार कब और कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे काम करना है, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है कार्यक्रम क्लर्क। कार्य करने के क्रम और विधि का निर्धारण करता है जिससे काम व्यवस्थित रूप से हो सके। ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है समय एवं लागत क्लर्क। कार्य पूरा करने के समय और लागत का अनुमान लगाता है। ठीक है, यह तय करना कि एक उत्पादन बनने में 2 घंटे और 200 रुपये लगेंगे 1 यूनिट के, तो ये भी अपन तय कर सकते हैं। अनुशासन। ठीक है, अनुशासन का मतलब क्या, अनुशासक का मतलब होता है कार्य में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। श्रमिकों को समय पर उपस्थित रहना और सुरक्षा नियमों का पालन करना सुनिश्चित करता है ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, उत्पादन विभाग के बारे में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सबसे पहले होता है गति नायक जिसको स्पीड बॉस बोलते हैं। कार्य की गति और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करता है। ये देखता है कि समय पर उत्पाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, मरम्मत नायक के बारे में। ठीक, उसके बाद में टोली नायक के बारे में। टोली नायक का क्या काम होता है, गैंग बॉस आवश्यक मशीन, उपकरण और सामग्री की क्या करता है, व्यवस्था करता है।
उसके बाद मरम्मत नायक मशीन की मरम्मत और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। और निरीक्षक गुणवत्ता नियंत्रण का क्या करता है, निरीक्षण करता है, देखता है कि जो माल की गुणवत्ता है वो अच्छी है या नहीं है, उसके बारे में पूरा का पूरा विचार विमर्श करता है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, कार्य का प्रमाणीकरण एवं सरलीकरण। टेलर ने कहा है कि हर चीज़ जैसे औजार, तरीका, समय सब एक क्या होना चाहिए, सबका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो संसाधन ज़्यादा लगेंगे, वेस्ट हो जाएंगे, समय भी ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं, और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। प्रमाणीकरण का अर्थ है हर कार्य के लिए एक मानक प्रक्रिया, उपकरण, सामग्री और समय सीमा निर्धारित करना। इससे गुणवत्ता समान रहती है, संसाधनों की बर्बादी नहीं होती है। सरलीकरण का मतलब है अनावश्यक विविधताओं को हटाकर कार्य को सरल बनाना। किसी कंपनी द्वारा केवल सीमित डिजाइन की बोतलें बनाना ताकि उत्पादन लागत कम हो सके। इसको अपन एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अगर मिस्त्री के औजार एक जैसे हो तो नया व्यक्ति भी आसानी से काम को क्या कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, कार्य पद्धति अध्ययन के बारे में। इस तकनीक में यह निर्धारित किया जाता है कि किसी कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो सकती है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। इससे समय और लागत दोनों की क्या होती है, बचत होती है, और गुणवत्ता में भी क्या आता है, सुधार आता है। अगर अपन बात करें आगे, किसी फैक्ट्री में यह अध्ययन करना कि कौन सा तरीका कम समय में अधिक उत्पादन देगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ पार्ट है। सबसे पहला लिखा हुआ है गति अध्ययन। ठीक है, ये अपन अलग से भी पॉइंट पढ़ सकते हैं और इसके अंदर कार्य पद्धति या मेथड स्टडी के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, गति अध्ययन जिसको मोशन स्टडी बोलते हैं। मोशन स्टडी मतलब सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अगर अपन बात करें गति अध्ययन में, तो इस अध्ययन में श्रमिकों की गतिविधियों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, ताकि अनावश्यक गतिविधियों को या गतियों को क्या किया जा सके, हटाया जा सके। इससे थकान कम होगी और उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, टाइपिस्ट के हाथों की मूवमेंट का अध्ययन कर यह तय करना कि कौन सी उंगलियां किन अक्षरों पर जल्दी पहुंच सकती है। दूसरा, अगर अपन बात करें गति अध्ययन में, तो कोई भी आदमी बार बार किसी कार्य को, अनावश्यक कार्य को कर रहा है, तो उसको अगर अपन हटा देंगे, ठीक है ना, जैसे अगर अपन किसी टूल बॉक्स की बात करते हैं, कोई गैरेज वगैरह टूल बॉक्स है, तो अब टूल बॉक्स के थ्रू अपन ने क्या किया कि जो भी मतलब टूल बॉक्स वो दूर रखा हुआ था, तो उसको अपन ने उसके पास लेके आ गए, तो इससे भी क्या हो जाएगी, जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा और उसकी थकान वगैरह भी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में बात करते हैं समय अध्ययन के बारे में, टाइम स्टडी के बारे में। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करता है कि किसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगना चाहिए। यह अध्ययन मानक समय तय करता है ताकि श्रमिकों का मूल्यांकन और प्रोत्साहन किया जा सके। ठीक है, यह निर्धारित करता है कि कुर्सी बनाने में 3 घंटे से अधिक नहीं लगने चाहिए, या कोई भी यूनिट बनानी है तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइम लगना चाहिए। उसके बाद में थकान अध्ययन। इस अध्ययन में यह पता लगाया जाता है कि कब और कितनी देर तक आराम कर देना चाहिए ताकि श्रमिक मानसिक और शारीरिक रूप से ताज़ा रहे। इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और दुर्घटनाएं कम होती है। जैसे अगर अपन बात करें स्कूल की, ठीक है, तो सबसे पहले जाते ही स्कूल में लंच थोड़ी करवाते हैं, रिसेस नहीं होती है कि नहीं है। अपन स्कूल में 3-4 पीरियड पढ़ते हैं, उसके बाद में लंच होता है, रिसेस होती है, उसके बाद में 3-4 पीरियड और पढ़ते हैं, फिर छुट्टी होती है कि नहीं। अगर दिन भर अपन को पढ़ा है और लास्ट में लंच करवा के घर भेज दे तो अपन सही तरीके से खाना भी नहीं खा पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर आते ही लंच करवा दे और पूरा दिन ऐसे ही बैठा के रखें तो भी सही तरीके से नहीं होगा। तो सबके लिए क्या होगा, अलग अलग टाइम पीरियड होना चाहिए ताकि काम क्या हो सके, सही तरीके से हो गए, ज़्यादा थकावट नहीं हो। अगर ज़्यादा थकावट होगी तो इंसान काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। टेलर ने मजदूरी की यह प्रणाली विकसित की है जिसमें उत्पादन क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है। जो श्रमिक मानक से अधिक उत्पादन करते हैं उन्हें उच्च दर से मजदूरी मिलती है, जबकि कम उत्पादन करने वालों को कम दर से। जैसे मानक उत्पादन है 10 इकाई प्रतिदिन, ठीक है, अधिक अगर कोई 11 कर रहा है तो 50 प्रति इकाई 550 रुपये हो जाएंगे। अगर कम कर रहा है 9 इकाई कर रहा है तो उसको 40 रुपये दे देंगे। ठीक है, इससे श्रमिक अधिक कार्य करने के लिए क्या होगा, प्रेरित हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि टेलर के अनुसार जो ज़्यादा काम करे उसे ज़्यादा पैसा दो और जो आलस करे उसे कम पैसे दो। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, मानसिक क्रांति के बारे में, मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में। टेलर के अनुसार श्रमिकों और प्रबंधकों दोनों को अपनी सोच क्या करनी चाहिए, बदलनी चाहिए। दोनों को टकराव के बजाय सहयोग की भावना रखनी चाहिए। लाभ बांटने के बजाय लाभ बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, प्रबंधक श्रमिकों की सुविधाएं बढ़ाएं और श्रमिक ईमानदारी से कार्य करें। इससे संगठन दोनों के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो टेलर ने दुनिया को सिखाया है कि मेहनत से ज़्यादा समझदारी से क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। उनकी सोच में न सिर्फ उद्योगों को बल्कि हर संस्था को क्या बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। आज भी जब हम कहते हैं वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, तो वो भी किसकी देन है, टेलर की
देन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन आगे के टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।